हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। मैं शरद यादव। यहाँ पर आप लोग मेरे साथ आज स्टडी करेंगे यूरोप का मैप, जिसमें आप देख पा रहे हैं अपने मोबाइल के डिस्प्ले पर कि यूरोप का ये पॉलिटिकल मैप है और साथ में यहाँ पर फिजिकल मैप भी मैं यूज़ करूँगा, क्योंकि इसी तरीके से हम लोगों ने 3 कॉन्टिनेंट को कवर किया। नॉर्थ अमेरिका को बहुत ही अच्छी तरीके से कवर किया, साउथ अमेरिका को भी उतनी ही बेहतरीन तरीके से, और साथ में अफ्रीका कॉन्टिनेंट को भी हमने कवर कर लिया है। क्योंकि ये सीरीज जो मैं चला रहा हूँ, ये डायरेक्ट मैं एटलस में आप लोगों को कंप्लीट करा रहा हूं, जिसके लिए मैंने पहले वीडियो में बताया भी था कि आपको इंग्लिश का एटलस जरूर लेना चाहिए, जहां पे आप लोकेशन को जब प्रोनाउंसिएट करते हैं तो वो ज़्यादा इजी होता है, और एग्जाम में भी उस लोकेशन को जब प्रोनाउंसिएट करते हैं तो ज़्यादा इजी होता है और आप उस चीज़ को जल्दी रिकॉल कर पाते हो। और जिसके लिए आप लोगों ने नए नए एटलस भी खरीदे मेरे साथ क्लासेस करने के लिए, जिसमें हम लोगों ने 3 महाद्वीपों को कंप्लीट कर लिया लगभग 8 से 10 क्लासेस में। और आज हमारा सबसे कॉम्प्लिकेटेड, सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा प्रश्न पूछे जाने वाला कॉन्टिनेंट यूरोप शुरू हो रहा है। यूरोप और एशिया, ये 2 ऐसे कॉन्टिनेंट हैं जहां से सबसे अधिक प्रश्न आते हैं। तो हम लोगों ने 3 कॉन्टिनेंट कवर कर लिए। यूरोप को आज हम शुरू करेंगे। कोशिश रहेगी मेरी कि 2 से 3 लेक्चर में इसे भी कंप्लीट कर दूं। तो जो लोग पहली बार यूरोप को देख रहे हैं, उससे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि सबसे पहले आप नॉर्थ अमेरिका कवर करिए, साउथ अमेरिका, फिर अफ्रीका। अगर मैं किसी क्रोनोलॉजी के साथ चल रहा हूं कि पहले कौन सा महाद्वीप पढ़ना उसके बाद, तो उसके पीछे एक लॉजिक है, साइंटिफिक टेम्परामेंट है, जिससे आप चीजों को समझ पाओगे कि कैसे हमें हर एक चीज को कवर अप करना है। ये आपके यूपीएससी जो 2024 है, या फिर और भी 2025 वगैरह जो आप प्रीलिम्स के एग्जाम दोगे, मेंस के एग्जाम दोगे, या फिर आप यूपी पीसीएस आरओ एग्जाम्स दोगे, या अदर स्टेट पीसीएस दोगे, तो इन सभी के लिए बहुत ही हेल्पफुल सीरीज है, और एटलस के माध्यम से अभी तक आपने किसी के द्वारा नहीं किया होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आपके सामने मैं यूरोप के पॉलिटिकल मैप को ओपन कर रहा हूं। तो हमारा सबसे बेस्ट तरीका क्या है कि पहले हम लोकेशन को ट्रैक करते हैं। हम कहां कहां पे चले, उन सारी लोकेशन को पहले हम ट्रैक करते हैं, और फिर उससे क्या होता है, हमें एक आइडिया लग जाता है कि हम किसी भी महाद्वीप को कैसे जो है कि पूरा कवर कर रहे हैं। अब जैसे हमारे सामने ये देखोगे तो ये पूरा एक महाद्वीप है, ठीक है, जिसको हम यूरोप महाद्वीप कहते हैं। मैंने यहाँ पे इसलिए किया क्योंकि ये जो लाइन दिख रही है, इसके बाद इधर जो रसिया आएगा वो एशिया के अंतर्गत आएगा, लेकिन इधर वाला जो रसिया वाला पार्ट है वो हमारा यूरोप में आता है। तो इन सभी चीजों को हम कवर करेंगे, तो इसलिए हम सबसे पहले कोस्टल रीजन के साथ कवर करते हुए निकलेंगे। जैसे सबसे ऊपर आपको एक आर्कटिक ओशन में आइसलैंड देखने को मिल रहा होगा। क्या देखने को मिल रहा होगा? आइसलैंड। यहाँ पर आप हाईलाइट कर लीजिए। उम्मीद करता हूं आप लोग एक पेन को लेकर बैठे होंगे, एक मार्कर होगा आपके पास और एटलस होगा। जरूरत पड़ने पर आपने पेंसिल वगैरह भी रखी होंगी, क्योंकि मैं नोट्स वगैरह प्रोवाइड करता हूँ इसके टेलीग्राम चैनल पे। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। 2 कॉन्टिनेंट प्रोवाइड किए थे, अफ्रीका का आज मैं प्रोवाइड कर दूंगा, या वो कल मिल जाएगा। तो इस तरीके से आपने आइसलैंड को देखा। इसके बाद आपको नीचे उतरना है और एक नॉर्वेजियन सी आपको देखने को मिल रहा होगा। थोड़ा सा राइट में चलेंगे तो, जो कि मेरा तरीका है, आपको पता है कि एक तरफ से मैं शुरू करता हूं और सारे कोस्टल रीजन को कवर करते हुए एक फ्रेमिंग या एक माइंड में मैप बना लेता हूं कि हाँ किस तरीके से हमें किसी भी यूरोप को या किसी भी कॉन्टिनेंट को कवर करना है। तो नॉर्वेजियन सी उसके राइट में दिख रहा होगा। नॉर्वेजियन सी से और राइट बढ़ोगे तो 2 देश देखने को मिल रहे होंगे जो स्कैंडिनेवियाई प्रायद्वीप में आते हैं, जिसमें कौन कौन से देश आपको देखने को मिलेंगे? नॉर्वे और स्वीडन। तो नॉर्वे को हाईलाइट कर लीजिए, और नॉर्वे की राजधानी आपको देखने को मिल रही हुई ओस्लो। मैं थोड़ा सा जूम कर लेता हूं इसको जरा। हालांकि ये मैंने पीडीएफ तैयार किया, हो सकता है आपको क्लियर ना भी दिख पा रहा हो, लेकिन जहां पे मैं लोकेट कर, अगर आप उस लोकेशन पे मैप के साथ चल रहे होंगे अपने एटलस में खोजते हुए, तो आपको वो चीजें जरूर मिल जाएंगी। तो यहां पर हमने क्या देखा? आइसलैंड देखा। फिर हमने ये नॉर्वेजियन सी देखा। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि कई बार पूछा जाता है कि नॉर्वेजियन जो सी है वो आर्कटिक ओशन में आता है, या अंटार्कटिक ओशन में आता है, या पैसिफिक ओशन में आता है। तो आपको पता होना चाहिए। और यहीं पर आपको एक ग्रीनलैंड सी भी देखने को मिल जाएगा। कौन सा लैंड? ग्रीनलैंड सी। फिर इसके बाद मैंने नॉर्वे बताया। जैसे जैसे हम राइट साइड में बढ़ रहे हैं, यानी कि आइसलैंड से राइट में नॉर्वेजियन सी, उससे राइट में ग्रीनलैंड सी, उससे राइट में आपने नॉर्वे देखा। नॉर्वे की राजधानी भी आप याद रखना ओस्लो, क्योंकि आरओ एग्जाम्स में 2024 जो 11 फरवरी को हुआ था, उसमें 4 से 5 प्रश्न आए थे, जिसमें एक प्रश्न सीधा था जो अफ्रीकन कंट्रीज की कैपिटल पूछी जा रही थी। तो मैं क्लासेस में आपको कैपिटल भी याद कराते चल रहा हूं। स्वीडन की बात करेंगे, उसके बाद स्वीडन आपको देखने को मिलता है, और स्वीडन की राजधानी होती है स्टॉकहोम। जी हाँ, ये वही स्टॉकहोम सम्मेलन है जहां पे 1971 में सबसे पहले क्लाइमेट चेंज को लेकर सम्मेलन किया गया था। फिर यहीं पर 5 जून को पर्यावरण दिवस को भी अनाउंस किया गया था कि हम लोग एनवायरमेंट डे सेलिब्रेट करेंगे। तो
यहाँ पर आप देखोगे नॉर्वे, नॉर्वे से और राइट चलोगे तो आपको स्वीडन देखने को मिलेगा। अब बताइए स्वीडन के बाद आपको क्या देखने को मिल रहा है? क्या फिनलैंड देखने को मिल रहा है? तो मैं कहूंगा नहीं, गलत देख रहे हो। क्या देखना है आपको? गल्फ ऑफ बोथनिया देखना है। गल्फ ऑफ बोथनिया को जरा हाईलाइट कर लो, ये आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। स्वीडन और फिनलैंड के तटीय क्षेत्रों में भी है, साथ में जो स्कैंडिनेवियाई देश है जो आर्कटिक ओशन में है, वो यूरोप से अपना व्यापार वगैरह यहाँ से कर पाते हैं। तो गल्फ ऑफ बोथनिया भी आपसे कई बार पूछा जाता है एग्जाम्स में। तो उम्मीद कर रहा हूं आपको मिल गया होगा, यहाँ पे आपने हाईलाइट भी कर लिया होगा जहां पे मैं मार्क कर रहा हूं गल्फ ऑफ बोथनिया। उसके बाद और राइट साइड में चलेंगे तो फिनलैंड देखने को मिलेगा। अच्छा, जैसे मैंने नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अफ्रीका कॉन्टिनेंट को रिवाइज कराया था, ठीक उसी प्रकार से हम लोग यूरोप को भी रिवाइज करेंगे। और यूरोप के लेक्चर हो सकता है कि 3 लेक्चर कवर करूंगा मैं, लेकिन यहाँ पे बहुत सारी चीजें आपको प्रश्न देखने को मिलेंगी, जैसे आपका रॉटरडम वगैरह जो पूछा जाता है, बहुत सारी चीजें, माउंटेन पूछी जाती, झीलें पूछी जाती, नदी पूछे जाते हैं, मेडिटेरियन सी के पास कौन कौन से देश हैं, या जो छोटे छोटे सी हैं, ब्लैक सी है, कारा सी है, लैप्टेव सी है, ये सारी चीजें हम यहाँ पे कवर करेंगे। तो यहां पर मैंने बताया आपको फिनलैंड। फिनलैंड की अगर हम राजधानी की बात करेंगे तो फिनलैंड की राजधानी आपको हेलसिंकी देखने को मिलेगी, एकदम तट के समीप है। अगर एक रीजन से मैं पूछूं आपसे तो नॉर्वे की राजधानी ओस्लो तो अंदर है, मतलब स्थल रुद्ध है, लेकिन स्टॉकहोम भी आपका जो है कि तट के समीप है थोड़ा, और हेलसिंकी जो कि फिनलैंड की राजधानी है, यह भी एक तट के समीप स्थित है। इसके बाद आप देखोगे 3 बाल्टिक देशों के नाम। बाल्टिक देश आपने अक्सर सुने होंगे ना, जैसे गल्फ कंट्रीज को सुनते हो, उसी तरीके से बाल्टिक स्टेट सुनते होगे। तो बाल्टिक स्टेट इसे क्यों कहा जाता है, आपको ये तो लॉजिक पता होना चाहिए। तो अपने मैप में जरा गौर करो, वहां पे एक आपको बाल्टिक सी देखने को मिल रहा होगा, जहां पे मैं हाईलाइट कर रहा हूं। बाल्टिक सी होने की वजह से इन देशों की बाउंड्री जो बाल्टिक सी से शेयर होती है, इसलिए इनको बाल्टिक कंट्री के नाम से जाना जाता है, जिसमें इस्टोनिया आएगा, एस्टोनिया के बाद लाटविया आएगा, और लाटविया के बाद लिथुआनिया आएगा। लाटविया की राजधानी याद रख लेना रीगा, कई बार प्रश्न पूछा गया इस पर रीगा पे। लिथुआनिया की राजधानी विल्नियस है, ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, एस्टोनिया की भी नहीं है, लेकिन लाटविया की आपको याद रखनी है। तो ये तीनों देश आपको कहां देखने को मिल रहा है? बाल्टिक सी में देखने को मिल रहा है। इसके बाद आपके सामने एक पार्ट आता है और ईस्ट में जाने पे, अभी हमें रसिया में भी तो एंट्री करनी है। तो जब आप रसिया में एंट्री करते हो तो यहाँ पे आपको एक सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट देखने को मिलता है, जो कि आप देखोगे सेंट पीटर्सबर्ग, यानी कि लेनिनग्राड करके लिखा होता है, सेंट पीटर्सबर्ग भी आप इसे कह सकते हो। जी हाँ, ये वही सेंट पीटर्सबर्ग है जहां पे 29 जुलाई को सबसे पहले 2010 में बाघों की जनगणना शुरू की गई थी, और 29 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस को भी सेलिब्रेट किया जाता है। इसी सेंट पीटर्सबर्ग में वहां पे सम्मेलन हुआ था, कॉन्फ्रेंस हुई थी। और ये भी ध्यान रखना कि जो रसिया की राजधानी है मॉस्को, क्या है रूस की राजधानी? मॉस्को। ये यूरोप के हिस्से में आती है, एशिया के हिस्से में नहीं आती है। अगर जूम करके मैं कम करता हूं तो आप देखोगे ये जो डॉट डॉट लाइन चल रही है आपकी, ये वाला एरिया सारा का सारा किस में आता है? यूरोप में आता है, और इसके इधर एशिया में। तो अगर आपसे पूछ ले कभी कि जो रसिया है वो 2 कॉन्टिनेंट में आता है, यूरोप में भी, एशिया में, लेकिन उसकी जो राजधानी है मॉस्को, वो कौन से कॉन्टिनेंट में आती है? तो आपको बता देना है कि मॉस्को जो है कहाँ पे आती है? रूस में, मतलब यूरोपीय कॉन्टिनेंट में आती है। तो यहाँ पे आपने लेनिनग्राड को देख लिया। अब इसके नीचे अगर आप आओगे, जरा ध्यान से समझना। अच्छा, यहाँ पर अभी बेलारूस बचा हुआ है, तो बेलारूस को अभी हम लोग देख लेते हैं यहीं पे, कि मॉस्को के नीचे जब आप और नीचे आते हैं रसिया के पास, तो बेलारूस का आता है, जिसकी राजधानी भी पूछी जाती है मिन्स्क। मिन्स्क करके राजधानी पूछी जाती है बेलारूस। अब बेलारूस से अंदर क्यों आ रहे हो? आपने राउंड ऐसे लगाया, ऐसे लगा के आप इस तरीके से राउंड लगाते हुए आ रहे हो, यानी कि वेस्ट टू ईस्ट जाने के बाद ईस्ट टू वेस्ट आ रहे हो। तो यहाँ पे आप पोलैंड देखोगे। पोलैंड की राजधानी बहुत फेमस है, वार्सा पैक्ट के नाम से फेमस होगा, आपको पता होगा 1955 में कोल्ड वार के दौरान जो है कि ये बनाया गया था। अपने मैप के साथ चलते रहना, जैसे जैसे मैं स्टेटमेंट यूज कर रहा हूं, आप अगर अपने मैप में इन सभी लोकेशन को ट्रैक कर पा रहे होगे तो आप देखोगे कि चीजें आपके दिमाग में फ्रेम बैठ रहा होगा कि हाँ मैं कैसे शुरू कर रहा हूं और कहां से कहां आपको लेकर आ रहा हूं। पोलैंड हो गया, इसकी राजधानी वार्सा आपको याद होनी चाहिए, ठीक। उसके बाद आप देखोगे पोलैंड के और पश्चिम में आओगे तो जर्मनी देखने को मिलेगा, और जर्मनी की राजधानी यहां पर आप देखोगे बर्लिन। बर्लिन पे भी हाईलाइट कर लेना जर्मनी, और जर्मनी के बाद बर्लिन हो जाएगा। अब इसके बाद आपको एक छोटा सा देश देखने को मिलेगा, डेनमार्क। तो बिल्कुल ऊपर जो है कि यहाँ पे डेनमार्क देखने को मिलेगा, और जिसकी राजधानी क्या देखने को मिलेगी? कोपेनहेगन। अच्छा, यहाँ पर आप जरा मैप में एक हाईलाइट कर लेना, अभी मैंने रसिया में बताया था लेनिनग्राड, लेकिन एक और रसिया का पार्ट यहाँ पे देखने को मिलेगा लिथुआनिया के नीचे, तो इसको हम कहेंगे कैलिनग्राड करके, ठीक है। कैलिनग्राड करके आपके मैप में दिख रहा होगा, इसको भी हाईलाइट कर लेना, ये रसिया का पार्ट है।
ये भी यूरोप के अंतर्गत आता है। और हम लोग डेनमार्क तक आ चुके थे। मतलब कि जो कोपेनहेगन इसकी राजधानी है। और यहीं से जब थोड़ा सा आप और नीचे उतरोगे तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा नीदरलैंड। यहाँ पे देखिए, जहाँ पे मैं हाईलाइट कर रहा हूँ नीदरलैंड, इसी के नीचे आपको रॉटरडम बंदरगाह देखने को मिलेगा। लेकिन अगर मैं नीदरलैंड की राजधानी की बात करूं तो एम्स्टर्डम इसकी राजधानी देखने को मिलेगी। कौन सी राजधानी? एम्स्टर्डम, नीदरलैंड की। और नीदरलैंड के नीचे आप उतरोगे तो आपको बेल्जियम देखने को मिलेगा, जहां पे इसकी राजधानी ब्रुसेल्स देखने को मिलेगी। कौन सी राजधानी होगी? ब्रुसेल्स। और इसके और थोड़ा सा नीचे देखोगे तो बहुत छोटा सा स्टार बना हुआ दिखेगा, लग्जमबर्ग। कौन सा देश है दोस्तों? लग्जमबर्ग। ये बहुत ही छोटा देश है जो कि आप देखोगे लग्जमबर्ग के नाम से है। और आपसे अगर पूछा जाए कि कौन सा यूरोपीय देश ऐसा है जो छोटा सा है और कहीं ना कहीं स्थल रुद्ध यानी कि लैंड लॉक्ड है, तो उसका नाम हो जाएगा लग्जमबर्ग। और ये लग्जमबर्ग कैसा देश है? ये लैंड लॉक्ड है, एक तरफ जर्मनी से घिरा हुआ है, दूसरी तरफ बेल्जियम से, और तीसरी तरफ आपका फ्रांस से घिरा हुआ है। ये तीनों तरफ से लॉक्ड कंट्री है। तो आपने यहां तक लोकेशन को देख लिया। जरा एक बार यहाँ पे आने से पहले मैं एक छोटा सा रिवीजन आपको फिर से करा देता हूँ। ठीक है, हमने कहाँ से शुरू किया दोस्तों? तो हमने शुरू किया था आइसलैंड से। आइसलैंड के हम और ईस्ट में चलते तो नॉर्वेजियन सी देखते हैं, और ईस्ट में जाएंगे तो ग्रीनलैंड सी देखेंगे। उसके बाद हम और ईस्ट में आते तो नॉर्वे देखते हैं, नॉर्वे की राजधानी ओस्लो हमने देखी। फिर उसका स्वीडन देखा, स्वीडन की राजधानी हमने स्टॉकहोम देख ली। इसके बाद हमने गल्फ ऑफ बोथनिया देखा। बोथनिया के बाद और हम ईस्ट में चलते तो फिनलैंड देखते हैं, फिनलैंड की राजधानी हेलसिंकी देखते हैं। फिर हम और भी ईस्ट में जाते हैं तो हम यहाँ पे सेंट पीटर्सबर्ग यानी कि लेनिनग्राड देखते हैं। और दोबारा जब हम यहाँ पे बाल्टिक सी देखते हैं, बाल्टिक सी में आपका इस्टोनिया, लाटविया, लिथुआनिया, और यहाँ पे भी एक रसिया का पार्ट हमने देखा, कैलिनग्राड करके छोटा सा पार्ट देखा। और इससे पहले हमने बेलारूस देखा जिसमें मिन्स्क इसकी राजधानी थी। फिर हम और भी, अब हम ईस्ट से वेस्ट की ओर चल रहे थे, पोलैंड, पोलैंड की राजधानी हमने वार्सा देखी। फिर जर्मनी, जर्मनी की राजधानी बर्लिन देखी। जर्मनी के बाद हम ऊपर आते हैं, डेनमार्क को देखते हैं, डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन देखी। इसके बाद हम आते हैं नीदरलैंड, नीदरलैंड की राजधानी एम्स्टर्डम देखी। इसके बाद हमने बेल्जियम देखा, बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स देखी। और यहाँ पे एक लैंड लॉक्ड कंट्री देखी जो कि लग्जमबर्ग के नाम से जानी जाती है। तो ये तीनों चीजें आपने, इतनी लोकेशन आपने यहाँ पे ट्रैक कर ली मेरे साथ। अब यहां पर हम चलते हैं फ्रांस और यूके की बात करें तो इन दो देशों के बीच में एक बहुत ही महत्वपूर्ण चैनल देखने को मिलता है जिसको हम लोग इंग्लिश चैनल कहते हैं। क्योंकि कई बार आपने करंट अफेयर्स में पढ़ा होगा कि इंग्लिश चैनल को पार करके ये देश पहुंचा या ये व्यक्ति ने इंग्लिश चैनल को पार किया है। तो जरा अपने मैप में आप यूनाइटेड किंगडम को देखो और उसके साथ आप वहां पर फ्रांस को देख पा रहे होगे। फ्रांस की राजधानी क्या है? पेरिस, जो कि एक लैंडलॉक्ड। और वहां पर मैं इसके ऊपर आपको दिखाऊंगा यूनाइटेड किंगडम, और यूनाइटेड किंगडम की राजधानी लंदन है। तो ये देखना कि दोनों की राजधानी जो है आपको कहां देखने को मिल रही है? दोनों की राजधानी आपको लैंडलॉक्ड देखने को मिली, यानी कि तट के समीप नहीं है। क्योंकि मैक्सिमम आपने इंपॉर्टेंट जो राजधानियां देखी, चाहे वो साउथ अमेरिका में मेरे साथ देखा अर्जेंटीना की राजधानी, पेरू की राजधानी, या फिर ब्राजील की राजधानी, ठीक है, कोलंबिया की राजधानी, तो ये सब तट के समीप थी। या आप नॉर्थ अमेरिका में देख लो, आपने नॉर्थ अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन डीसी देखी थी, और कनाडा की राजधानी देखी। अफ्रीका कॉन्टिनेंट में बहुत सारी राजधानियां जो इंपॉर्टेंट है वो कोस्टल रीजन पे यानी कि तट के समीप है। लेकिन यूनाइटेड किंगडम और फ्रांस एक दो महत्वपूर्ण ऐसे देश हैं, लेकिन फिर भी इनकी राजधानी कहां पे है? लैंडलॉक्ड है। और आप कई बार पढ़ते हो कि लंदन किस नदी के तट पे, तो यहाँ पे आप टेम्स नदी को देख पा रहे होगे। लंदन के आसपास आपके मैप में टेम्स नदी देखने को मिली होगी, उसे हाईलाइट कर लीजिए। और इसी तरीके से पेरिस के समीप आपको सीन नदी देखने को मिली होगी। क्या नाम होगा? सीन नदी। ये भी कई बार पूछा था। हालांकि मैं ये सब चीजें अभी आगे कराऊंगा, लेकिन जो चीजें सामने आपके आ रही हैं उन्हें आप कवर करते चलो। अच्छा, अभी आपके दिमाग में आ रहा होगा कि अभी हम मेडिटेरियन सी के आसपास नहीं पहुंचे, अभी हम आर्कटिक ओशन के इन सभी जोन को हमने कवर किया, इस वाले जोन को हमने कवर किया है। ठीक है, और अगर मैं और आपको बताना चाहूं तो इसके बीच में जो इंग्लिश चैनल की मैं बात कर रहा था, आप यहां पे हाईलाइट करो इंग्लिश चैनल। इंग्लिश चैनल किन दो देशों के बीच में है? तो यूनाइटेड किंगडम और आपके फ्रांस, इन दो देशों के बीच में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। वहीं फ्रांस और स्पेन, अब स्पेन कहां पे है भाई? अगर आप देखोगे तो स्पेन नीचे है, और स्पेन की राजधानी भी मैड्रिड, जो कि यह भी एक लैंडलॉक राजधानी हो जाएगी स्पेन। तो स्पेन और फ्रांस के बीच में आपको एक खाड़ी देखने को मिलेगी, बे ऑफ बिस्के, बिस्के की खाड़ी। तो यहां से आप देख पाओगे, जरा मैं इसको जूम कम करता हूं तो आप देखोगे कि अगर मैं इसको चलाऊं, स्पेन से आप फ्रांस की ओर आते हो तो बे ऑफ बिस्के को भी फॉलो कर सकते हो, और फ्रांस से अगर आप यूनाइटेड किंगडम जाते हो तो बे ऑफ बिस्के के बाद आप इंग्लिश चैनल को फॉलो कर सकते हो। किसको फॉलो कर सकते हो? इंग्लिश चैनल को फॉलो कर सकते हो। और अगर मैं कहूं स्पेन और पुर्तगाल की बात करूं, स्पेन और पुर्तगाल, पुर्तगाल पता है ना कहां पे है?
तो यहाँ पर आप देखोगे पुर्तगाल जो है आपके स्पेन के पीछे ही, यानी कि लगा हुआ है यहाँ पे पुर्तगाल, और पुर्तगाल की राजधानी जो लिस्बन है ये तट के समीप आपको देखने को मिलेगी। तो लिस्बन, और ये स्पेशली टॉगस नदी के तट पे पाया जाता है, लेकिन अभी हम इस पे डिस्कस नहीं कर रहे हैं कि कौन सी नदी है, बस आपको ये बता दिया लिस्बन आपने देख लिया। तो यहाँ पर आप देखोगे तो इसे हम स्पेन और पुर्तगाल इन दोनों को मिश्रित रूप में हम आइबेरियन पेनिनसुला कहते हैं। ध्यान देना कि कई बार आपसे पूछा जाता है कि आइबेरियन, ठीक है, अगर मैं इसको इंग्लिश में लिखूं या आप भी इसको लिख सकते हो IBERIAN, आइबेरियन पेनिनसुला। अब पेनिनसुला को आप इस तरीके से लिख सकते हो, ठीक है। तो पेनिनसुला, आइबेरियन पेनिनसुला के अंतर्गत दो कंट्रीज आती हैं। कौन कौन सी आती हैं? एक होती है आपकी पुर्तगाल, ठीक है, पोर्तुगीज जिसे हम कहते हैं PO से, और दूसरी आती है आपकी स्पेन। तो आप स्पेन भी इस तरीके से लिख सकते हो। तो ये छोटे छोटे पॉइंट्स को आप हाईलाइट कर सकते हो, क्योंकि कई बार आपने पढ़ा होगा हिस्ट्री के प्रश्नों में या स्टोरी में कि आइबेरियन प्रायद्वीप वगैरह, तो वहां पर पूछा जाता है। फिर यहीं पर मैं आपको दिखाना शुरू करूंगा कि कैडिज की खाड़ी आपको देखनी है, जो गल्फ ऑफ कैडिज है, और ये सब चीजें कहां पे हैं। तो अब हम इसकी तरफ आगे बढ़ेंगे। तो अब हमने एक चीज अगर आपने नोटिस की होगी कि मैं किस तरीके से आपको लेकर आया। मैं आपको आइसलैंड से शुरू किया, नॉर्वेजियन सी से होते हुए ये सारा रूट कवर करते हुए हम लोग कहां से कहां तक आ गए। इस तरीके से हमने कुछ इस तरीके से रूट को, और अच्छा यहाँ पे थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा, चेंज तो नहीं, चलिए मैं फिर से यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ कि हम किस रूट से शुरू करते हैं। और इस रूट से हम लोग शुरू करते हुए ये सारे रूट को फॉलो करते हुए जो है कि यहाँ तक आ गया, यहाँ तक आ गए। अब आप देखोगे इस रूट से अब मैं इधर मेडिटेरियन सी की तरफ चलूंगा। तो यहीं पर आपको स्पेन में पुर्तगाल के नीचे एक शब्द दिख रहा होगा कैडिज, जहां पे जिब्राल्टर लिख रहा होगा। और ध्यान देना कि ये जो जिब्राल्टर नाम का एक जगह है, इस पे यूके का उत्तराधिकार है, यानी यूके का इस पे शासन होता है। और यहीं से स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर भी देखने को मिलती है, जिब्राल्टर की जल संधि, जो कि की ऑफ मेडिटेरियन सी माना जाता है, यानी कि मेडिटेरियन सी की कुंजी है। अगर आपको मेडिटेरियन सी में एंट्री करना है नॉर्थ अटलांटिक ओशन से, तो आपको स्पेन के पास जिब्राल्टर जल संधि से एंट्री करनी होगी। और दूसरी तरफ कौन सा देश है ये वाला अफ्रीका का? ये आपका देश है मोरक्को। कौन सा देश है दोस्तों? मोरक्को। तो मोरक्को और स्पेन के मध्य मतलब कि स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर है, जहां के माध्यम से आप मेडिटेरियन सी में प्रवेश कर सकते हो। फिलहाल हम लोग उसका प्रयोग ना करके अभी हम कैडिज की तरफ चल रहे हैं। तो हमने कैडिज देख लिया, और यहीं पर एक छोटा सा आप लिख सकते हो कि गल्फ ऑफ कैडिज भी यहीं पर है, गल्फ ऑफ कैडिज, ठीक है। तो कैडिज की खाड़ी यहीं पर आपको देखने को मिलेगी। और जब हम यहां से आगे की ओर बढ़ते हैं तो हम यहां पर आते हैं, और एक हम वेलेंसिया करके एक जगह देखते हैं जो स्पेन की फेमस जगह है, वेलेंसिया। वेलेंसिया को हाईलाइट कर लीजिए। और यहां पर भी एक गल्फ देखने को मिलती है, गल्फ ऑफ वेलेंसिया उसका नाम होता है। क्या नाम बताया मैंने? गल्फ ऑफ वेलेंसिया। अच्छा, यहीं पर मैं एक आपको लोकेशन बताता हूं। आपने पढ़ा होगा कि भारत और फ्रांस के बीच में अभी संबंधों में जो है कि लगातार मधुरता देखी जा रही है। तो भारत ने कहा था कि हम फ्रांस के सेविले नाम के शहर में जो है कि अपना एक दूतावास खोलेंगे। तो ये यहाँ पे रहा, देखिए ये रहा सेविले, सॉरी थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, वो फ्रांस का मार्सिले था, सेविले नाम मिलता जुलता लगा इसलिए मैंने बता दिया। खैर मार्सिले आपने पढ़ा होगा कि फ्रांस के मार्सिले में खोलेंगे, तो ये रहा वो मार्सिले। अभी हम वहां पे भी आएंगे, ठीक है। तो हम लोग कहां पे थे? कैडिस पे थे। कैडिस से हमने गल्फ ऑफ कैडिस से निकलते हैं वेलेंसिया, और वेलेंसिया पे भी हमने देखा गल्फ ऑफ वेलेंसिया। फिर इसी के आगे आप बार्सिलोना को देखेंगे। बार्सिलोना कई बार आपने टर्म सुनी होगी, ये स्पेन के अंतर्गत आता है। और इसी के बाद आप ऊपर देखोगे एक मार्सिलिया करके जो ये जगह थी, जो अभी मैं बता रहा था फ्रांस के, जहां पे हम दूतावास खोलेंगे, भारतीय दूतावास। और यहां पर आप देखोगे गल्फ ऑफ लियोन्स देखने को मिलेगी। गल्फ ऑफ लियोन्स भी कह सकते हो, लॉयन भी कह सकते हो, हालांकि गल्फ ऑफ लियोन्स बोलना ज्यादा सही। तो गल्फ ऑफ लियोन्स को भी हाईलाइट कर लीजिए। और उसके बाद आप और आगे थोड़ा सा बढ़ोगे तो आपको जिनेवा करके एक जगह देखने को मिलेगी। हालांकि वो स्विट्जरलैंड का जिनेवा नहीं मैं कह रहा हूं, बल्कि यहाँ पे GENOA ये देखने को मिलेगा, जो कि इटली के अंतर्गत आएगा। लेकिन ये इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि यहाँ पे आपको लिगुरियन सी मिलेगा देखने को, लिगुरियन सी। अपने मैप में आप हाईलाइट करेंगे लिगुरियन सी, तो आप देखोगे कि स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर से निकलते हुए वेलेंसिया की खाड़ी, बार्सिलोना, गल्फ ऑफ लियोन्स की खाड़ी, फिर लिगुरियन सी तक आप पहुंचते हो, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोकेशन को ट्रैक कर पा रहे होगे मेरे साथ। तो मेडिटेरियन सी में चलना है। अब यहीं से एक और जो है कि सिसिली, जो कि लिपारी द्वीप, सिसिली द्वीप आपने सुना होगा। तो चलिए यहां पर
अब यहाँ पर आप देखोगे सिसिली ये रहा, ये इटली का ही प्रायद्वीप है, मतलब इटली का ही जो है कि क्षेत्र है, लेकिन ये एक जलसंधि मसीना नाम की जो जलसंधि है, मेसिना नाम की जलसंधि, उससे ये अलग होता है और आयोनियन सी और टिरहेरियन सी को आपस में इंक्लूड करता है। तो आपको क्या मैं बता रहा था कि यहाँ पे लिगुरियन सी के बाद जब हम नीचे उतरते हैं तो यहाँ पर हमने क्या देखा, सिसिली को देखा। अभी आपको लगेगा सर आप सारे स्टेट छोड़ते जा रहे हो, जलसंधि छोड़ते जा रहे हो, तो एक भी जलसंधि नहीं छोड़ूंगा मैं, चिंता मत करो। लेकिन जब मैं इसके नोट्स को मैं आपको समझाऊंगा, पॉइंट आउट कराऊंगा, तो वहां पे जो बची हुई चीजें वो भी मैं इंक्लूड करूंगा। तो अभी आपको क्या हाईलाइट करना है, टिरहेरियन सी को करना है। किसको, टिरहेरियन सी को कर लेना है, और इसके बाद आपको आयोनियन सी को कर लेना है, ठीक है, आयोनियन सी को। फिर उसके बाद आप गल्फ ऑफ टोरंटो। अब यहां पर आपको टोरंटो कौन सा याद आ रहा है, कनाडा का टोरंटो याद आ रहा है ना, लेकिन यहाँ पे टोरंटो की मैं बात, तो यहाँ पे टोरंटो नाम का कुछ भी नहीं है असल में। यहाँ पे ये देखने को मिलेगा आपको, ये गल्फ ऑफ टोरंटो करके यहाँ पे देखने को मिलेगा, ठीक है, गल्फ ऑफ टोरंटो यहाँ पे हाईलाइट कर लीजिए। और इसके बाद आपको देखने को मिलेगा एड्रियाटिक सी, और एड्रियाटिक सी ये रहा, एड्रियाटिक सी आपने यहां तक देख लिया। तो चलो अब हम यहां तक पहले रिवाइज करा दें आपको कि आपने अपनी जर्नी को कैसे शुरू किया, और महसूस करिए कि आप यूरोप में घूम रहे हो। आप कहां पे उतरते हो, फ्लाइट से आइसलैंड में, हालांकि आइसलैंड में कोई एयरपोर्ट नहीं उतरने के लिए, लेकिन मैं एज्यूम करा देता हूं कि आप आइसलैंड में उतरे। आपने सोचा कि नॉर्वेजियन सी का थोड़ा चक्कर लगाया जाए और ग्रीनलैंड का चक्कर लगाया जाए। हमने ग्रीनलैंड नॉर्वेजियन सी का चक्कर लगाया। फिर वहां से हमें अचानक दिख गया नॉर्वे देश, जहां पे हम ऑस्कर लेने चले गए, ओस्लो में ऑस्कर लेने चले गए। फिर वहां से निकले स्वीडन, हमने कहा चलो पर्यावरणीय जलवायु सम्मेलन में शामिल हो जाते हैं, स्टॉकहोम में देखा। फिर वहां से हमने गल्फ ऑफ बोथनिया को क्रॉस करते हुए फिनलैंड चले गए। फिनलैंड से हेलसिंकी घूमते हुए हम आ जाते हैं रूस में, व्लादिमीर पुतिन से मिलने चले जाते हैं, जहाँ पे सेंट पीटर्सबर्ग, लेनिनग्राड देखा, मॉस्को देखा। और इसके बाद हमने यहीं पे बाल्टिक सी देखा। बाल्टिक सी में हमने बाल्टिक कंट्रीज को देखा, जिसमें आपने देखा इस्टोनिया, लाटविया जिसकी राजधानी रीगा, और लिथुआनिया था। इसके बाद हमने एक और रसिया का यहीं पे पार्ट देखते हैं, किलिंगार्डेड करके होता है ये। फिर हम उसके बाद पोलैंड आ जाते हैं, जहां पे वार्सा पैक्ट को हमने रिमेंबर किया, जो कोल्ड वार के दौरान बनाया गया था 1951 में। फिर उसके बाद हम जर्मनी चले जाते हैं अपने चांसलर से मिलने, जहां की राजधानी बर्लिन हमने देखी थी, एल्ब नदी के तट पर है। और इसके बाद हमने डेनमार्क को देखा, जहां पे कोपेनहेगन जो है कि सम्मेलन हमने अटेंड किया। फिर उसके बाद हम आते हैं नीदरलैंड, जहां पे एम्स्टर्डम इसकी राजधानी सबसे इंपॉर्टेंट हो जाती है। फिर उसके बाद हमने बेल्जियम को देखा, उसके नीचे जहां पे ब्रुसेल्स को हमने देखा, ब्रुसेल्स उसकी राजधानी थी। और यहीं पे एक लैंडलॉक्ड कंट्री थी जो कि जर्मनी, बेल्जियम, फ्रांस से लैंडलॉक्ड है, लग्जमबर्ग करके एक कंट्री। फिर हम आते हैं फ्रांस और यूनाइटेड किंगडम को देखते हैं। फ्रांस की राजधानी पेरिस जो कि एक सीन नदी के तट पर है, जो कि लैंडलॉक्ड है। उसी तरीके से यूनाइटेड किंगडम की भी एक राजधानी है लंदन, जो कि टेम्स नदी पर है, और ये भी क्या है, लैंडलॉक्ड है। लेकिन इन दोनों देशों के बीच में एक बहुत इंपॉर्टेंट हमने एक चैनल को देखा, जो कि इंग्लिश चैनल है। इंग्लिश चैनल की क्या खासियत है ये भी मैं आपको बताऊंगा। हालांकि यहां पर अभी मैं बता देता हूं कि ये अटलांटिक ओशन को नॉर्थ सी से जोड़ती है, क्योंकि चैनल का काम होता है जो दो वाटर बॉडीज को आपस में इंक्लूड करना और दो लैंड को, यानी दो स्थल खंडों को अलग कर देना। जैसे यूनाइटेड किंगडम को फ्रांस से अलग कर देती है। फिर फ्रांस से जब हम स्पेन की तरफ आते हैं, और स्पेन की राजधानी हमने मैड्रिड देखी थी, ठीक है, मैड्रिड देखी थी यहाँ पे, तो इसमें भी आपको बे ऑफ बिस्के देखने को मिली, मतलब बिस्के की खाड़ी देखने को मिली। फिर स्पेन से हम पुर्तगाल घूमने चले गए, जहाँ की राजधानी हमने देखी तटीय क्षेत्र में थी, जो कि टॉगस नदी पर थी, लिस्बन। और हमने देखा कि स्पेन और पुर्तगाल इन दोनों को ही हम लोगों ने क्या कहा था, एक आइबेरियन पेनिनसुला के नाम से या आइबेरियन प्रायद्वीप के नाम से इसको नॉमिनेट किया था। इसके बाद हम मेडिटेरियन सी की तरफ बढ़ते हैं, तो यहाँ पे कैडिज देखते हैं। कैडिज की खाड़ी से निकलते हुए हम जिब्राल्टर जलसंधि की तरफ बढ़ते हैं, और यहाँ पे वेलेंसिया को देखा था। वेलेंसिया के बाद हमने बार्सिलोना को देखा। फिर यहाँ पर हमने मार्सेली को देखा। मार्सेली और बार्सिलोना के बीच में हमने गल्फ ऑफ लियोन्स को भी देखा। बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो रहे होंगे कि सर आप एंडोरा को छोड़ रहे हो। मैं अभी एंडोरा को नहीं छोड़ रहा हूँ, लेकिन ये एक छोटी सी कंट्री है, मैं आपको बता दूं, इन्हीं दोनों देशों के बीच में, फ्रांस और स्पेन के बीच में एक पिरनीस करके एक पर्वत चोटी भी है, पर्वत है। इसी पर्वत के मतलब कि आधार पे ये एंडोरा नाम का एक देश है जो लैंडलॉक्ड है, ये कंट्री है, ठीक है। गल्फ ऑफ लियोन्स तक हम लोग आ जाते हैं। फिर गल्फ ऑफ लियोन्स से हम आगे देखते हैं कि एक गेनिन करके लिखा होता है, गेनुआ करके आप कह सकते हो। यहाँ पे लिगुरियन सी हमने देखा। अब ये होता है कि लिगुरियन सी तो हम चल रहे हैं, लेकिन हमें और नीचे उतरना है, तो हम टिरहेरियन सी में आ जाते हैं। टिरहेरियन सी के बाद हम आयोनियन सी तक आते हैं। आयोनियन सी के बाद हम आते हैं एड्रियाटिक सी तक, और इसके बीच में हमने गल्फ ऑफ टोरंटो को भी
देख लिया था। तो यहाँ तक आपने चीज़ों को कवर आउट कर लिया। अब चलते हैं हम इसके डिटेल नोट्स को मैं डिस्कशन करता हूँ और आप लोग ध्यान से सुनते रहना, क्योंकि इसमें जितने भी सी आ रहे हैं, जितने भी गल्फ आ रहे हैं, जितने भी स्ट्रेट आ रही हैं, उनकी जो इंपॉर्टेंस है, क्योंकि मैंने पहले ही लेक्चर में बताया था नॉर्थ अमेरिका को कवर करते हुए कि जितने भी गल्फ होते हैं, जितने भी स्ट्रेट होते हैं, वो दो वाटर बॉडीज को इंक्लूड करते हैं और दो स्थल खंड को अलग कर देते हैं। लेकिन अस्थमस की जब मैं बात करूंगा, जो मैंने अफ्रीकी कॉन्टिनेंट में पढ़ाया था आपको कि सिनाई प्रायद्वीप के नाम से, एस्थमस क्या होते हैं, जो दो वाटर बॉडीज को अलग करते हैं, जिसमें रेड सी और मेडिटेरियन सी को अलग किया गया, जबकि लैंड को यानी स्थल खंड को जोड़ा गया, जिसमें अरब प्रायद्वीप और साथ में अफ्रीका प्रायद्वीप को जोड़ा गया, यानी अफ्रीका के सिनाई प्रायद्वीप को जोड़ा गया था। तो ये एस्थमस होता है। ये सभी जानकारी मैं हर एक क्लास में देते चलता हूं, और अगर आप लोग पुरानी क्लासेस को नहीं करते हो, डायरेक्ट एक नई क्लास में आ जाते हो, तो आपको समझने में दिक्कत होती है। तो इसीलिए कहा जाता है कि हमेशा सभी क्लासेस को कंप्लीट करते हुए आइए। तो यहाँ पे आपने ये देखा कि सारी लोकेशन मैंने जो है कि कवर करते हुए कहाँ से शुरू की, यहाँ से पूरा शुरू करते हुए इस सारी लोकेशन को कवर करते हुए यहाँ से अब मैं यहाँ तक आ चुका हूँ। ठीक है, अब आप देख पा रहे होगे कि हाँ, एक यूरोप का मैक्सिमम पार्ट आपको कवर हो गया, याद भी नहीं करना पड़ा, बस आपने धीरे धीरे सारी चीजों को हाईलाइट किया, पॉइंट आउट किया और आपको याद हो गया। लेकिन अब जो सबसे टिपिकल पार्ट है वो ये वाला क्षेत्र है, ये वाला, मतलब मैं अगर कहूँ कि बेलारूस लेके ये वाला जो देश है, ये वाले क्षेत्र, ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट बनते हैं। लेकिन इसको आगे बढ़ने से पहले हम एक एक पॉइंट करके चीजों को समझते हुए चलते हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करूं यहाँ पर, अब यहाँ पर मैं जो नोट्स को रीड करूंगा, जो चीजें समझाऊंगा, वो चीज ध्यान से समझना। सबसे पहले हम जर्मनी की बात करते हैं। जर्मनी में आपको राइन मतलब कि एल्ब नदी के तट पे बर्लिन राजधानी दिखी थी, और यहीं पर मैं इसकी बात करूंगा कि कील नाम का एक क्षेत्र है यहाँ, और यहीं पर एक कील नाम की नहर भी आपको देखने को मिलेगी, जहां पे आप हाईलाइट कर सकते हो। कील क्षेत्र भी है और कील नाम की एक नहर भी है, जिसको आप हाईलाइट कर सकते हो। तो जर्मनी में जो निर्मित है कील नहर, ये बाल्टिक सागर को उत्तरी सागर से जोड़ता है। अब जरा समझना पॉइंट को, ये कौन सा सी है भाई, ये कौन सा सी है मेरे दोस्त, ये है आपका बाल्टिक सी, और यहाँ पे कौन सा है, नॉर्थ सी। अब बताओ, इन दोनों को जोड़ने के लिए क्या आपको कोई स्ट्रेट देखने को मिल रहा है? नहीं मिल रहा है। जैसे आपने देखा था कि कैरिबियन सी अर्थात कि नॉर्थ अटलांटिक ओशन से हम पनामा नहर के माध्यम से नॉर्थ पैसिफिक ओशन में एंट्री कर जाते हैं। आपने पढ़ा होगा नॉर्थ अमेरिका मेरे साथ जो है कि क्या मैंने बताया था वहां पे कि नॉर्थ अटलांटिक ओशन से पनामा नहर के माध्यम से हम पैसिफिक ओशन में एंट्री कर जाते हैं। कैसे कर लेते हैं? क्योंकि वहां पे एक पनामा नहर थी। इसी तरीके से कील नहर के माध्यम से हम नॉर्थ सी से हम बाल्टिक सी की ओर एंट्री कर जाते हैं। अब यहां से आपको एक पॉइंट आउट याद हो जाएगा कि यार कील नहर के आसपास दो चीजें देखने को मिली थी, एक तो नॉर्थ सी देखने को मिला था और एक बाल्टिक सी। बाल्टिक सी आपका ईस्ट साइड में था, जिसमें एस्टोनिया, लाटविया, लिथुआनिया जैसे देश थे, और जबकि नॉर्थ सी आपका वेस्ट एरिया में था, जो कि यूनाइटेड किंगडम, डेनमार्क वगैरह के रीजन में आता है। तो इस तरीके से आप याद करोगे। और इस नहर के समीप बाल्टिक सागर के तट पर अवस्थित जो कील नाम का एक शहर है, वो जर्मनी में डेयरी उद्योग का एक महत्वपूर्ण केंद्र भी है। तो यहां पर आप लिख सकते हो कि ये डेयरी उद्योग के लिए, हालांकि अभी तक आपने जो भी पढ़ा है कि जो भी तटीय क्षेत्र होते थे वो मुख्य रूप से जलयान उद्योग के लिए फेमस थे, लेकिन यहाँ पे कील नहर के माध्यम से जो है कि जब नॉर्थ सी और बाल्टिक सी को आपस में जोड़ा जा रहा है, तो कील को यहाँ पे क्या किया गया, डेयरी उद्योग के लिए फेमस किया गया। वहीं उत्तरी सागर यानी कि नॉर्थ सी के तट पर अवस्थित हैम्बर्ग जर्मनी में जलयान उद्योग के लिए एक महत्वपूर्ण केंद्र बन गया। अब हैम्बर्ग आपको कहां मिलेगा? ये रखा हुआ है सबसे बड़ा, ठीक है, ये नॉर्थ सी के तट पर है, ना कि बाल्टिक सी के तट पे। आप देखो इसका जो पॉइंट है वो इस वाले पॉइंट की ओर निकल रहा है, इस वाले पॉइंट की ओर निकल रहा है हैम्बर्ग, जबकि बाल्टिक सी इधर है। तो हैम्बर्ग एक महत्वपूर्ण जलयान उद्योग केंद्र है जर्मनी का, जो कि नॉर्थ सी के तट पर है। कौन से सी के तट पर है? नॉर्थ सी के तट पर है। आपको एटलस को रटना भी है और समझना भी है, अंडरस्टैंड करना है कि हम किस तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। वहीं नॉर्थ सी के महाद्वीपीय मग्न तट को डॉगर बैंक भी कहते हैं। अब महाद्वीपीय मग्न तट का मतलब क्या है? जो ये वाले जो कोस्टल रीजन होते हैं, जितने भी देश के जो कोस्टल रीजन आपको देखने को मिलते हैं, यहां पर आपको एक डॉगर बैंक करके देखने को मिलेगा। डॉगर बैंक क्यों फेमस है? आप यहाँ पे नॉर्थ सी के तटीय क्षेत्र को लिख सकते हो, हालांकि ये आपको नोट्स में मिल जाएगा, मेरे नोट्स में, जब मैं नोट्स आपको प्रोवाइड करूंगा, एक एक कॉन्टिनेंट के मैं प्रोवाइड करता हूँ क्लासेस कंप्लीट होने के बाद। तो डॉगर बैंक आपका सबसे अधिक इंपॉर्टेंट है फिश के लिए, यानी कि मत्स्य पालन के लिए डॉगर बैंक सबसे ज्यादा फेमस माना जाता है। तो ध्यान रखना, जैसे मैंने आपको नॉर्थ अमेरिका में जो ग्रीनलैंड और लैब्राडोर के पॉइंट पर मैंने एक बताया था ना, एक बैंक बताया था, याद होगा तो,
ठीक है। तो इसी तरीके से डॉगर बैंक भी इंपॉर्टेंट है और महाद्वीपीय मग्न तट की औसत चौड़ाई अधिक होने की वजह से समुद्र में औसत गहराई कम है। क्योंकि आप देखो ना, ये वाला जो क्षेत्र है ये कहीं ना कहीं इसका भी तो मग्न तट होगा, कुछ इसका भी महाद्वीपीय मग्न तट होगा, कुछ इसका भी मग्न तट होगा, यहाँ पे कुछ इसका भी मग्न तट होगा। तो इसका मतलब हो गया यहाँ पे चौड़ाई ज्यादा है अर्थात गहराई कम है। जिसे हम सिंपल भाषा में कहें कि बीच पर जब आप जाते हो, गोवा के बीच पर जाते हो फोटो खिंचाने के लिए, या आप चेन्नई विशाखापट्टनम कोई भी बीच पर आप जाते हो घूमने, तो आप देखोगे वहां पे हम लगभग जो है कि 50 मीटर 100 मीटर तक आगे जाते हैं तब भी हमारे कमर तक पानी आता है। थोड़ा और आगे जाएंगे तो सीने तक पानी आता है, चेस्ट तक, थोड़ा और आगे जाएंगे तो गर्दन तक। इट मींस कि वहां पे बेस उसका चौड़ा है, गहराई कम है। तो यहाँ पे नॉर्थ सी में तीनों ओर मग्न तट है, इसलिए यहाँ पे चौड़ाई ज्यादा है, गहराई कम है, जिसके कारण यूरोप का यह क्षेत्र विश्व के स्तर पर मछलियों के उत्पादन की दृष्टि से एक महत्वपूर्ण क्षेत्र बन जाता है। तो आप नॉर्थ सी के जोन पे आप यहाँ पे लिख सकते हो डॉगर बैंक। इस तरीके से आप डॉगर बैंक लिख सकते हो और डॉगर बैंक को भी आप हाईलाइट कर सकते हो कि मत्स्य पालन या फिशरीज के लिए, यानी मत्स्य पालन के लिए विश्व का सबसे इंपॉर्टेंट क्षेत्र ये माना जाता है, जैसे मैंने नॉर्थ अमेरिका में बताया था। और यहां पर यह प्राकृतिक गैस के भंडार की दृष्टि से भी उत्तर पश्चिम यूरोप का एक महत्वपूर्ण क्षेत्र रहता है, यानी यहां पर ही आपको नेचुरल गैस भी देखने को मिल जाती है, नेचुरल गैस भी देखने को मिलती है। अब इसके बाद मैं चलता हूं डोवर जल संधि, जो कि फ्रांस को यूके से अलग करती है। अब आपको डोवर जल संधि कहां देखने को मिलेगी भाई? आप कहोगे सर मैंने इंग्लिश चैनल तो देखा था लेकिन डोवर जल संधि नहीं देखी थी। तो चलिए मैं दिखाता हूं आपको। आप लोग अपने फिजिकल मैप में आ जाइए, पॉलिटिकल मैप से निकलिए और फिजिकल मैप में आ जाइए, क्योंकि यहाँ पर आपने कील नहर को देख लिया, ये बाल्टिक सी को देख लिया, ये नॉर्थ सी को देख लिया और यहीं पे आपने डॉगर बैंक को देख लिया। अब यहाँ पर आप देखोगे तो स्ट्रेट ऑफ डोवर भी देखने को मिलती है। क्या देखने को मिला? स्ट्रेट ऑफ डोवर। और ये क्या करती है? ये मुख्य रूप से फ्रांस को, जो कि ये रहा पेरिस इसकी राजधानी, फ्रांस को यूनाइटेड किंगडम से अलग कर देती है, अर्थात यूनाइटेड किंगडम से अलग कर देती है। और आप दूसरी भाषा में अगर आप इसे कहना चाहोगे, पॉलिटिकल मैप में भी आप यहाँ पे हाईलाइट कर सकते हो, तो ये देख सकते हो कि स्टेट ऑफ डोवर यहाँ पे, आप ऐसा मत कर देना कि बेल्जियम भी तो सर अलग होता है, बिल्कुल नहीं, वो तो नॉर्थ सी में आ ही रहा है। यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा स्टेट ऑफ डोवर, जो कि फ्रांस को यूके से अलग करती है। दूसरी बात, जबकि उत्तरी सागर को इंग्लिश चैनल से जोड़ देती है, यानी नॉर्थ सी को इंग्लिश चैनल से जोड़ देती है। अब आप इसको फिजिकल मैप में भी हाईलाइट कर सकते हो, क्योंकि जहां पे जैसी इसकी जरूरत पड़ेगी वहां पे मैं आपको हाईलाइट कराते रहूंगा। तो यहां पर मैंने आपको बताया कि नॉर्थ सी को इंग्लिश चैनल से जोड़ा जाता है स्ट्रेट ऑफ डोवर के माध्यम से, क्योंकि दो वाटर बॉडीज को जोड़ना काम होता है स्ट्रेट का, लेकिन अलग किसे करता है? ये आपके यूके को अलग कर देता है फ्रांस से, जबकि उत्तरी सागर को जोड़ता है। जिब्राल्टर की जल संधि हमने नीचे पढ़ी थी, आप यहां पर आ सकते हो, जिब्राल्टर की जल संधि अपने फिजिकल मैप में भी देख सकते हो, या चलो मैं पॉलिटिकल मैप में थोड़ा और क्लियर आपको दिखाता हूं। ये यहां पर आपको दिख रहा होगा स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर की मैं बात करूं, स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर, जो कि जिब्राल्टर पे किसका नियंत्रण है? यूके का नियंत्रण है। तो जिब्राल्टर जल संधि आपके स्पेन को मोरक्को से अलग करती, क्योंकि यहां पर एक देश का नाम मैंने आपको बताया था, मोरक्को नाम का एक देश है जो कि अफ्रीका का है। तो यहां पर ये देश और ये देश अलग हो रहा है। तो आप देखो स्पेन का ये वाला पार्ट आप देखो, और ये मोरक्को का पार्ट देखो, यहाँ पे स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर है, ये अलग करता है, लेकिन किसी वाटर बॉडीज को तो जोड़ेगा। और मुझे पता है कि यहाँ पे कौन सा है? नॉर्थ अटलांटिक ओशन है, ठीक है। नॉर्थ अटलांटिक ओशन को मेडिटेरियन सी से ये कनेक्ट कर देगा, नॉर्थ अटलांटिक ओशन को मेडिटेरियन सी से कनेक्ट कर देगा। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि जो जिब्राल्टर जल संधि है वो स्पेन को मोरक्को से अलग करेगी, साथ में ये उत्तरी अटलांटिक महासागर को भूमध्य सागर से जोड़ देती है। और इस जल संधि के समीप स्पेन में यूके का जिब्राल्टर और मोरक्को में स्पेन का क्यूटा बंदरगाह पर अवस्थित है। तो दोनों में अंतर क्या हो गया कि आप देखोगे कि यहाँ पे ये जो जिब्राल्टर का स्टार बना हुआ है ना, यहाँ पे ये आ रहा है स्पेन के अंतर्गत, जिसपे यूके का नियंत्रण है। लेकिन यहाँ पर एक मोरक्को में भी आपको एक बंदरगाह देखने को मिलेगा, कुछ इस जगह पे मोरक्को का यहाँ पर बंदरगाह एक देखने को मिलेगा, जिसका नाम होगा CEUTA, ठीक है, क्यूटा भी कह सकते हो। इस पे स्पेन का कंट्रोल होता है। उत्तरी अटलांटिक महासागर से भूमध्य सागर में प्रवेश करने के लिए एकमात्र समुद्री मार्ग है, वो कौन सा होता है? इसे भूमध्य सागर की चाबी भी कहा जाता है, यानी की ऑफ मेडिटेरियन सी। अब जैसे मैं यहाँ पे आपको वर्ल्ड मैप पे दिखाना चाहूँ कि अगर आपको इस नॉर्थ अटलांटिक ओशन से मेडिटेरियन सी में एंट्री करनी है तो आपको यहीं से होकर जाना पड़ेगा, और यहाँ पे एक ही जल संधि है, वो उसका नाम है जिब्राल्टर जल संधि। तो इसीलिए इसको कहा जाता है कि मेडिटेरियन सी को खोलने के लिए, यानी इसमें प्रवेश करने के लिए, ये इसकी चाबी कहलाती है, अगर आप नॉर्थ अटलांटिक ओशन से प्रवेश करना चाहते हो। वरना आप किसी भी रूट को फॉलो कर सकते हो, लेकिन समुद्र के माध्यम से नहीं फॉलो कर पाओगे। देखो सारी जगह लैंडलॉक्ड है, इधर भी आ जाओ, कहीं भी आप प्रवेश नहीं कर सकते। आपको
जिब्राल्टर जल संधि को ही क्रॉस करना पड़ेगा। अब यहाँ पर एक और आपको लोकेशन देखने को मिलेगी, ये आपका ब्लू कलर का दिख रहा है लिगुरियन सी के पास, ये तो हो गया फ्रांस के कंट्रोल में। लेकिन ये हल्का सा ग्रे कलर में यानी कि इस तरीके के कलर में देखने को मिल रहा है जिसपे कंट्रोल होता है इटली का। लेकिन बात आती है कि इन दो स्थल खंडों के बीच में एक आपको जल संधि देखने को मिलेगी जिसका नाम होगा स्ट्रेट ऑफ बेनिफेसियो। क्या नाम होगा? बेनिफेसियो या बोनिफेसियो भी कह सकते हो। ये क्या कर रहा है, ये आप देखोगे, अगर ध्यान से समझोगे तो आप देखोगे कि भूमध्य सागर को टिरहिनियन सी से जोड़ती है। यानी ये जो स्टेट है, ये जो एरिया भूमध्य सागर का है, हालांकि ये भी भूमध्य सागर ही है क्योंकि मेडिटेरियन सी लिखा हुआ है, लेकिन मुख्य रूप से ये जो भूमध्य सागर का क्षेत्र है इसको टिरहिनियन सी से जोड़ती है ये वाली स्टेट। लेकिन इटली के सार्डिनिया को फ्रांस के कोर्सिका नाम के जो द्वीप है इसको अलग करती है। अर्थात कि स्टेट ऑफ बेनिफिशियो क्या करती है, फ्रांस के कोर्सिका को अलग कर देती है इटली के सार्डिनिया से, परंतु मिलाती किसको है, ये आपके वाटर बॉडीज मेडिटेरियन सी को टिरहिनियन सी से जोड़ देती है। ठीक है। और यहां पर एक और आपको जल संधि देखने को मिलेगी, स्ट्रेट ऑफ मैसीना। ये इटली का ही एक पार्ट है सिसिली, जो कि दो अलग अलग पार्ट में देखने को मिलता है। तो सिसिली द्वीप को ये इटली के प्रायद्वीप से क्या करती है, अलग कर देती है। ये पूरा का पूरा इटली का प्रायद्वीप है, ये वाला, ये पूरा इटली का प्रायद्वीप है जो इस तरीके से मेडिटेरियन सी में लटका हुआ देखने को मिलता है, क्योंकि इसके दोनों तरफ एड्रियाटिक सी है, टिरहिनियन सी है, लिगुरियन सी है, आयोनियन सी है और मेडिटेरियन सी भी है। लेकिन यहाँ पे स्ट्रेट ऑफ मैसीना आप देखोगे तो इसकी खासियत क्या है, स्ट्रेट ऑफ मैसीना जिसने सिसिली द्वीप को पूरे इटली प्रायद्वीप से अलग कर दिया, परंतु टिरहिनियन सी को आयोनियन सी से जोड़ दिया। किसको जोड़ा दोस्तों, टिरहिनियन सी को आयोनियन सी से जोड़ दिया। वहीं पे टोरंटो जल संधि की मैं अगर बात करूं, जो मैंने आपको बताया, थोड़ा सा जूम कर लेता हूं। टोरंटो जल संधि की अगर मैं बात करूं, यहाँ पर सॉरी ये तो गल्फ है, मैं टोरंटो जल संधि की बात कर रहा था। तो यहाँ पर आप देखोगे ये रही टोरंटो जल संधि, जो क्या करेगी, आयोनियन सी को एड्रियाटिक सी से जोड़ देती है। अब यहाँ पे आप समझ पाए, अगर मैं एक छोटा सा रिकॉल करा दूं आपको यहीं पे, तो जिब्राल्टर की जल संधि क्या करती है, अटलांटिक ओशन को मेडिटेरियन सी से जोड़ती है। वहीं स्ट्रेट ऑफ बेनिफिशियो क्या करती है, मेडिटेरियन सी को टिरहिनियन सी से जोड़ देती है। वहीं स्ट्रेट ऑफ मैसीना क्या करती है, टिरहिनियन सी को आयोनियन सी से जोड़ देती है। वहीं स्ट्रेट ऑफ टोरंटो क्या करती है, यहाँ पे ओ साइलेंट है, ये आयोनियन सी को एड्रियाटिक सी से जोड़ देती है। यहां तक की लोकेशन हमने कवर कर ली थी। इसके ऊपर अगर मैं एक बार और रिवाइज करूं तो यहां पे आपको स्ट्रेट ऑफ डोवर देखने को मिली थी, डोवर जल संधि नॉर्थ सी को इंग्लिश चैनल से जोड़ देती है। यहां पे कील नहर देखने को मिली थी जो बाल्टिक सागर को नॉर्थ सी से कनेक्ट कर देती है। तो देखिए हमने वाटर बॉडीज के माध्यम से भी कैसे आपको चीजों को मतलब कि कवर करा दिया। अब यहाँ तक तो हम लोग एड्रियाटिक सी तक पहुंच चुके हैं और जल्दी हम लोग आपके फेवरेट सी जो ब्लैक सी के नाम से आप लोग सुनते हो, ब्लैक सी तक भी पहुंचेंगे, लेकिन एक क्रम से पढ़ेंगे ना। तो एड्रियाटिक सी तक हम लोग घूम के आ गए। अब हम यहाँ पर आते हैं तो एक एजियन सी देखने को मिलता है, लेकिन आपके मैप में एक छोटा सा सी यहाँ पे देखने को मिल रहा होगा, सी ऑफ मरमरा, यानी कि मरमरा सागर। क्या लिखा होता है यहाँ पे, मरमरा सागर। ये कई बार आपने देखा होगा और ये बहुत छोटा सा लिखा होता है, तो अपने मैप में जरा हाईलाइट करिए। और यहाँ पे एजियन सी देखने को मिल रहा होगा और यहाँ पे मरमरा सी देखने को मिला होगा। लेकिन इन दोनों सागर को जोड़ने के लिए कोई ना कोई एक जल संधि चाहिए भाई। बिना जल संधि के तो कोई दो महासागर या दो सागर तो नहीं जुड़ सकते। तो वो जो जल संधि है वो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। आप इस तरीके से, आपके मैप में नहीं दी होगी और यहाँ पर आप हाईलाइट करके इस तरीके से लिख सकते हो। इसको क्या लिख सकते हो, आप इसको लिख सकते हो DARDANETES, जिसको हम लोग कह सकते हैं डार्डेनट्स की जल संधि, यानी स्ट्रेट ऑफ डार्डेन्स कर बोल सकते हो। इसकी जो जल संधि होती है ये एजियन सी को मरमरा सी से जोड़ती है। ध्यान देना, एजियन सी से मरमरा सी, क्योंकि कई बार यूपीएससी और स्टेट पीसीएस ने इनका क्रम भी पूछा है, सीक्वेंस पूछी है कि कैसे हम टिरहिनियन सी पे आते हैं, फिर आयोनियन सी, फिर एड्रियाटिक सी, फिर एजियन सी, फिर मरमरा सी, फिर ब्लैक सी, फिर एजोव सी ये रहेगा। यहाँ पे आके हमको रुकना है। तो यहां तक चीजें समझ में आ गई। तो यहां पर आप देखोगे कि मरमरा सी से जब हम और आगे बढ़ते हैं ब्लैक सी की तरफ, ध्यान देना ब्लैक सी की तरफ, तो जरा इसी समय आप फिजिकल मैप में देखोगे, क्योंकि ये मैंने आपको बताया एजियन सी और यहाँ पे एक डार्डेनट्स करके जो है कि जल संधि बताई जो स्टेट ऑफ मतलब सी ऑफ मरमरा को जोड़ती है। लेकिन अब बात आती है कि मरमरा सागर से हम ब्लैक सी के पास कैसे जाएंगे। तो यहाँ पर एक छोटा सा पॉइंट दिख रहा होगा, कनेक्टिंग पॉइंट।
जहां पे मैं हाईलाइट कर रहा हूं, इस वाले कनेक्टिंग पॉइंट पे आप देखोगे कि बास्फोरस की जलसंधि देखने को मिली है। और ये कई बार पूछा जाता है और बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, इसको अरब सागर में दिखा देते हैं, यानी प्रायद्वीपीय सऊदी अरब के आसपास दिखाए थे बास्फोरस की जलसंधि, जबकि वहां पे बाबल मंदेब की जलसंधि, किसकी जलसंधि मैं बता रहा हूं, बाबल मंदेब की जलसंधि, अकाबा की खाड़ी है। इसमें ही लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि बाबल मंदेब पूछ रहा है, बास्फोरस पूछ रहा है, यहीं पर आप गलत कर जाते हो। तो ध्यान देना कि मैं क्या बोल रहा हूं, बास्फोरस की जो जलसंधि है ये मरमरा सी को ब्लैक सी से जोड़ती है। किससे जोड़ती है? ब्लैक सी से जोड़ देती है, यानी काला सागर से जोड़ देती है। और ये दोनों ही जलसंधि इस्तांबुल को एशियाई टर्की के एनातोलिया प्रायद्वीप से अलग करती है। अब यहां पर आपको मैं और आगे की जानकारी दे देता हूं। तो यहां तक आपने देख लिया कि हम कैसे मरमरा सागर से, जैसे एजियन सी से हम डार्डेनल्स करके जो जलसंधि वहां से मरमरा सागर में पहुंचते हैं, और मरमरा सागर से हम जब बास्फोरस जलसंधि को क्रॉस करते हैं तो हम ब्लैक सी में पहुंच जाते हैं। परंतु हर एक जलसंधि का क्या काम होता है, दो वाटर बॉडीज को तो जोड़ देना, लेकिन दो स्थल खंडों को अलग करना। तो ये बास्फोरस जलसंधि किसको जोड़ रही है? ब्लैक सी को मरमरा सी से जोड़ दे रही है। लेकिन ये आपको टर्की का जो यूरोप में आने वाला इस्तांबुल वाला क्षेत्र है उसको एशिया में आने वाले एनातोलिया के क्षेत्र से अलग कर रहा है। ध्यान देना, क्योंकि टर्की आपका यूरोप में भी आता है, यहाँ पे इस्तांबुल वाला जो क्षेत्र है वो यूरोप में आता है, लेकिन वहीं ये जो मुख्य टर्की है ये वाला, ये आपका एशिया महाद्वीप में आता है। तो जब हम एशिया को कवर करेंगे तो हम इसे फिर से पढ़ेंगे, लेकिन थोड़ा सा हिस्सा इसका इस्तांबुल वाला यूरोप में आता है। तो इस्तांबुल को एनातोलिया के पठार से अलग कर देता है। किससे अलग करता है? एनातोलिया के प्रायद्वीप से अलग कर देता है। और जबकि जब हम आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हैं यहाँ पे, तो स्ट्रेट ऑफ कर्च आपको देखने को मिलता है। बाल्टिक सी के ऊपर आपको एक कर्च की जलसंधि देखने को मिलेगी, जो कि क्रीमिया, यहाँ पे क्रीमिया प्रायद्वीप को रूस से अलग कर देती है, इस वाले पार्ट से रूस से अलग कर देती है, लेकिन एजोव सी को जोड़ देती है। क्योंकि हर एक वाटर बॉडी यानी स्ट्रेट जो होता है उसको वाटर बॉडीज को जोड़ना होता है। तो भाई ब्लैक सी किससे जुड़ेगा? एजोव सी से। किसके माध्यम से? स्ट्रेट ऑफ कर्च के माध्यम से। लेकिन दो स्थल खंड को अलग करेगा, क्रीमिया प्रायद्वीप को रसिया से अलग करता है। क्योंकि आपको भी पता है कि अभी हाल ही में कुछ साल पहले ही जो है कि रसिया ने क्रीमिया पे अटैक किया था, यूक्रेन पे तो किया ही किया, क्रीमिया पे भी अटैक किया, जिसकी वजह से G7 ग्रुप, मतलब G8 जो ग्रुप था उससे फिर रसिया को बाहर कर दिया गया, G7 के रूप में दोबारा स्टैब्लिश हो गया। G7 G8 के नाम से जो रसिया था उसे बाहर कर दिया गया, क्योंकि ये माना गया कि आपने यूरोप के एक पार्ट पर, क्रीमिया पर अटैक किया, जो कि यूक्रेन का एक पार्ट था। किसका पार्ट है ये? यूक्रेन। ये रहा यूक्रेन, और इसी का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है क्रीमिया। इसी पर जो है कि इसने अटैक करके इसको अपने कब्जे में कर लिया था, इसीलिए G7 देशों ने इसको बाहर कर दिया था रसिया को। लेकिन यहां तक आप चीजों को समझ पाएंगे। जरा मैं इसको छोटा कर लूं, आपको भी एक चीज रिवाइज हो जाए कि हम लोग कैसे नॉर्थ सी, बाल्टिक सी, कील नहर, इंग्लिश चैनल, डोवर जलसंधि, बिस्के की खाड़ी, जिब्राल्टर जलसंधि, गल्फ ऑफ लियोन्स, लिगुरियन सी, स्ट्रेट ऑफ बोनिफेशियो, फिर टिरेनियन सी, स्ट्रेट ऑफ मैसीना, फिर आयोनियन सी, स्ट्रेट ऑफ टोरंटो, एड्रियाटिक सी, एजियन सी, स्ट्रेट ऑफ डार्डेनेट्स और सी ऑफ मरमरा, फिर बास्फोरस जलसंधि, फिर ब्लैक सी, फिर स्टेट ऑफ कर्च, फिर एजोव सी। देख रहे हैं आप किस क्रम से मैं आपको लेकर आया? तो इस क्रम से अगर आप लोग तैयारी करते हैं ना तो आपको रटना नहीं पड़ता है। और यही चीज है कि आपको एटलस की मैपिंग बहुत लोग कराते हैं, लेकिन एटलस में पर्टिकुलर नहीं कराते, जो कि आपको सबसे ज्यादा प्रॉब्लम में क्रिएट करता है। क्योंकि आप एटलस बार बार पढ़ते हो ना, बार बार अपने रूम पे क्या पढ़ते हो? एटलस पढ़ते हो, आपके पास एटलस होता है, लेकिन आपके एटलस की खुशबू वैसी की वैसी बनी रहती है जैसा आप खरीद के लाते हो, क्योंकि आप इसमें कुछ नया करते ही नहीं हो। लेक्चर सुनते हो, बस लेक्चर सुनने के बाद बंद कर देते हो। तो यहाँ तक हमने देखा कि एक बार हमने देशों को कवर कर लिया, कोस्टल रीजन को कवर कर लिया, फिर वहाँ पे जितने भी इंपॉर्टेंट सी थे, चाहे वो बाल्टिक सी हो, नॉर्थ सी हो, या फिर मेडिटेरियन सी हो, टिरेनियन सी हो, एजियन सी हो, या आयोनियन सी, एड्रियाटिक सी, ब्लैक सी, मरमरा सी, एजोव सी, इनको कवर किया। फिर उसके बाद जो हमने इंपॉर्टेंस कुछ स्टेट को देखा, जलसंधियों को, जिसमें आपकी स्टेट ऑफ कर्च देखी, बॉस्फोरस जलसंधि देख ली, मैसीना जलसंधि देखी, बेनिफेशियो देखी, जिब्राल्टर जलसंधि देखी, डोवर जलसंधि देखी, कील नहर देखी, ये सारी चीजें हमने देख ली। अब हम देखेंगे नदियों को। तो चलिए हम शुरू करते हैं पोलैंड से ही, ठीक है? पोलैंड से शुरू करते हैं, क्योंकि यहाँ पर एक नदी आपको देखने को मिलेगी, अपने मैप में आप देख सकते हो, पॉलिटिकल मैप में भी और फिजिकल मैप में भी। हालांकि मैं आपको पॉलिटिकल मैप में दिखा रहा हूँ, विस्तुला करके एक नदी देखने को मिली होगी पोलैंड में। कहाँ पे?
पोलैंड में। ये रही आपकी विस्तुला नदी। विस्तुला नदी को देखिए हाईलाइट कर लीजिए, चाहे आप अपने पॉलिटिकल मैप में कर लो या फिर अपने फिजिकल मैप में हाईलाइट कर लो। ये पोलैंड की एक महत्वपूर्ण नदी है जो कहां पर गिर रही है, ये आप अगर देखोगे तो ये नदी का जो निकास हो रहा है दोस्तों वो यहां पर हो रहा है, और ये जो एरिया है वो कौन सा, बाल्टिक सी का कहलाता है। यानी विस्तुला नदी जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है पोलैंड की, ये बाल्टिक सागर में गिरती है, और इसी नदी के तट पर वर्षा, इसकी मतलब की जो राजधानी है वो इसी नदी के तट पर स्थित है। अब आप यहाँ पर हाईलाइट करके लिख सकते हो वर्षा नदी को कि ये विस्तुला की नदी के तट पर स्थित है, और विस्तुला नदी कहाँ जाके गिर रही है, बाल्टिक सी में गिर रही है। कहाँ गिर रही है, बाल्टिक सी में। जहां पर आप देखोगे कि वर्षा में वस्त्र उद्योग का सर्वाधिक विकास हुआ। जब यहां अन्य उद्योगों का विकास होने के कारण वस्त्र उद्योग को स्थापित करना लाभदायक नहीं रह गया, तब इस उद्योग का यहां पे क्या किया गया, विकेंद्रीकरण किया जाने लगा, और जिससे लॉर्ड्स में, लॉर्ड्स एक नाम की यहां पर आपको जगह देखने को मिलेगी, वर्षा के जस्ट नीचे देखने को मिलेगी साइड में लॉर्ड्स है। यहां पर भी फिर वस्त्र उद्योग का सर्वाधिक विकास किया गया, क्योंकि किसी एक राजधानी में, जो कि एक पोलैंड की राजधानी वर्षा, अगर यहां पर केवल और केवल वस्त्र उद्योग ही डेवलप किया जाएगा तो फिर वो राजधानी कैसी। इसलिए यहां पर क्या किया गया, अलग अलग जो है कि और उद्योगों को विकसित किया गया, और वस्त्र उद्योग को क्या किया गया, शिफ्ट कर दिया गया लॉर्ड्स में। इसलिए लॉर्ड्स को पोलैंड का मैनचेस्टर भी कहा जाता है। मैनचेस्टर जैसे हमारे भारत का कोयम्बटूर भी है, अहमदाबाद भी है, मुंबई भी है, कानपुर भी है, तो मैनचेस्टर जैसे ओसाका जापान का, मैनचेस्टर का मतलब होता है जहां पे आपकी क्लोथ इंडस्ट्री, वस्त्र इंडस्ट्री, वस्त्रों मतलब कपड़ा की इंडस्ट्री बहुत ज्यादा ग्रो कर रही हो। तो लॉर्ड्स को आप लिख सकते हो कि ये पोलैंड का क्या हो गया, ये पोलैंड का मैनचेस्टर कहलाता है। अब यहां पर आपको कैसे लिखना है, ये अभी आपने सीख लिया होगा मेरे दो नोट्स को देखकर कि मैं कैसे छोटे छोटे पॉइंट्स को लिखता हूं, वैसे ही आप भी इन सब चीजों को लिख सकते हो। तो पोलैंड का मैनचेस्टर भी इसको कहा जाता है। और अगर मैं बात करूं, अब यहीं पर एक और नदी एक इंपॉर्टेंट आती है, ओडर नदी, जो कि पोलैंड और जर्मनी की सीमा पर बहती है। ध्यान देना, पोलैंड और जर्मनी की सीमा पर बहती है। फिजिकल मैप में आप देखोगे तो ओडर नदी आपको ODRE लिखा होगा, लेकिन पॉलिटिकल मैप में आपको ODRA लिख रहा होगा। तो इसलिए स्पेलिंग को लेकर मिस्टेक मत करना, ए की जगह ई कर दो वहां पे, ठीक है। मतलब ER होना चाहिए, ओडर नदी। ओडर नदी की बात करूंगा तो ये जो नदी है ये आगे जाके कहां पे देखेंगे आप, इस पॉइंट पर अगर आप देखें, इस पॉइंट पर जहां पे मैं हाईलाइट कर रहा हूं बार बार, इस पॉइंट पर आप देखोगे तो इधर जर्मनी है, इधर पोलैंड है, इन दोनों की सीमा रेखा पर बहती है। और इसके बाद ये पोलैंड में सिल्सियन बेसिन कोयला के मतलब ये आगे जाके ये बाल्टिक सी में गिर जाती है, क्योंकि नॉर्थ सी इधर है, यहाँ पे कील नहर है, यहाँ पे ये सारा का सारा एरिया बाल्टिक सी है। तो विस्तुला नदी भी बाल्टिक सी में गिर रही है, ओडर नदी भी बाल्टिक सी में गिर रही है। लेकिन अगर मैं बात करूं कि यहाँ पे पोलैंड में एक सिलेसियन बेसिन मिलता है, जो कोयला के भंडार की दृष्टि से महत्वपूर्ण देश मतलब महत्वपूर्ण क्षेत्र माना जाता है। हालांकि ये मिलेगा कहीं पे भी नहीं आपको, बस मैं बोल रहा हूं तो आप जरा ध्यान से सुन लेना कि सिलेशियन बेसिन जो है कोयला के भंडार की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। यहाँ पे कोयले की उपलब्धता के कारण ही विस्तुला नदी के तट पर अवस्थित कराकोव में लौह इस्पात उद्योग का विकास हुआ। कराकोव कहाँ पे भाई, जरा ढूंढ लो, जो है कि जल्दी से ढूंढ लो। तो ये रहा, यहाँ पे विस्तुला नदी के तट पर आपको दक्षिणी पोलैंड में देखने को मिलेगा, इस एरिया में। और यहाँ पर आप लिख सकते हो कि यहाँ पर लॉ इंडस्ट्री का विकास हुआ, लॉ उद्योग का विकास हुआ। ध्यान देना कि यूक्रेन में भी अगर आप लिखोगे तो बहुत छोटा छोटा लिखना, अदरवाइज मैं तो यहाँ पे मार्कर से लिख रहा हूँ, क्योंकि जब यूक्रेन पढ़ाऊंगा तो वहां पे भी आपको निस्टर नदी के बारे में बताऊंगा, डेन्यूब नदी के बारे में बताऊंगा, कई सारी इंपॉर्टेंट चीजें बताऊंगा, तो वहां पे लिखना पड़ेगा। इसलिए आप कराकोव के नीचे ही बस छोटा सा लिख दो लॉ इंडस्ट्री, इससे आप समझ जाओगे कि यहाँ पे लॉ उद्योग का विकास सबसे अधिक हुआ। वहीं एल्ब की बात करूं, अब मैं एल्ब की ओर बढ़ रहा हूं, जो कि जर्मनी में आएगा, क्योंकि हमने पोलैंड की नदी शुरू कर ली, विस्तुला की बात कर ली, ओडर की बात कर ली। वहीं एल्ब नदी की बात करूंगा, ये रही हैम्बर्ग के नीचे। एल्ब नदी की अगर मैं बात करूं तो ये पूर्वी जर्मनी की एक महत्वपूर्ण नदी है, क्योंकि ये पूरे जर्मनी को अगर आप देखोगे तो ये एरिया ईस्ट में आएगा, ठीक है, ईस्ट में आएगा। ये पूर्वी जर्मनी की एक महत्वपूर्ण नदी है, जिसका निकास कहां पे हो रहा है, अगर आप देखोगे इसके निकलने का जो क्षेत्र है वो कुछ इस तरीके से हैम्बर्ग के तट से होते हुए कील नहर के होते हुए नॉर्थ सी में गिरती है। कहां पे गिरती है, वो उत्तरी सागर में गिरती है, बाल्टिक सी में नहीं गिरती है। जबकि अगर मैं इधर कर देता तो ये बाल्टिक सी हो जाता, लेकिन ये इधर गिरती नहीं है, ये गिरती है आपके उत्तरी सागर में। और इस नदी के मुहाने के तट पर हैम्बर्ग नाम का एक बंदरगाह आपको देखने को मिलेगा। और जबकि इसकी एक सहायक नदी है स्प्री, जो इसमें आपको न देखने को मिले तो पॉलिटिकल की जगह फिजिकल में भी देख सकते हो। और अगर वो फिजिकल में भी नहीं दिख रहा है तो आप सिंपल जो है कि एल्ब नदी की कोई भी एक सहायक नदी के रूप में, जैसे एल्ब नदी होगी यहीं पे कोई एक सहायक नदी करके खींच दीजिए और यहाँ पे लिख दीजिए स्प्री, ठीक है, बस स्प्री नदी करके आप लिख दीजिए, जो कि आइडिया लग जाएगा कि हाँ आप यहाँ पे स्प्री नदी को जानते हैं, क्योंकि ये इसकी सहायक नदी के रूप में हो जाएगी।
और स्प्री नदी के तट पर, क्योंकि ये एल्ब की क्या हो जाएगी, एक सहायक नदी हो जाएगी, और इसी के तट पर आपको बर्लिन जो कि जर्मनी की राजधानी है ये भी अवस्थित है। और एल्ब नदी के तट पर अवस्थित ड्रेसडन, जो ड्रेसडन करके एक जगह है, वो आप देखोगे कि जर्मनी की चीनी मिट्टी के बर्तनों के उत्पादन का एक महत्वपूर्ण केंद्र भी माना जाता है। क्या माना जाता है, ड्रेसडन माना जाता है। ठीक है, यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा, आराम से आप देख सकते हो, ये रहा ड्रेसडन, ये इस तरीके से है ना। इसको आप देखोगे कि चीनी मिट्टी के उद्योग के लिए काफी फेमस होता है। और वेजर नदी की अगर मैं बात करूं, जो एल्ब नदी की समानांतर नदी देखने के रूप में मिलेगी, वेजर नदी की मैं बात करूं, तो वेजर नदी भी जर्मनी से होते हुए कहां पे गिर रही है, ये उत्तरी सागर में गिर रही है। एल्ब नदी तो यहां से गिर रही है और ये यहां से गिर रही है। और इस नदी के तट पर स्थित ब्रेमेन, ब्रेमेन जो है कि कागज उद्योग के लिए बहुत ही फेमस है, और ये कई बार पूछा गया कि ब्रेमेन जो है कि कहां पर अवस्थित है, जर्मनी में अवस्थित है। और इसके यहाँ पर आप लिख सकते हो कि कागज उद्योग के लिए फेमस है और ये वेजर नदी के तट पर अवस्थित है। ठीक है, तो यहां तक चीजें आपको समझ में आ गई। तो आज के लिए हम लोग यहीं पर स्टॉप करते हैं, और कल एक और लेक्चर होगा, और हो सकता है इसके टोटल 3 लेक्चर होंगे यूरोप महाद्वीप का, और जिसके बाद आपका यूरोप कॉन्टिनेंट भी कंप्लीट हो जाएगा। तो जो लोग मेरे साथ एटलस की क्लासेस कर रहे हैं वो लोग लगातार आपको क्लास मिलती रहेगी, और यहाँ से आप देखोगे कि आपका मैपिंग का एक तरीका समझने का, अंडरस्टैंड करने का बहुत ही चेंज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपने अभी तक केवल रटा है चीज़ों को, लेकिन अब आप अपने दिमाग में माइंड को बैठा रहे हो, माइंड मैप कर रहे हो कि यहाँ किस तरीके से हम कहाँ से लोकेशन को शुरुआत कर रहे हैं और कहाँ पे जाके कंप्लीट करते हैं। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल पे पहली बार हो तो फॉलो कर लेना। बाकी लेक्चर्स भी आप देख सकते हो माइंड में, मतलब कि वर्ल्ड मैपिंग के नाम से मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है एटलस के नाम से, आप वहां पे सारे कॉन्टिनेंट्स को भी देख सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।